आज व्यू 360 में रफा में जमीनी कार्रवाई के इसराइली फौजी मंसूबे पर आलमी बरादरी में तशवीश। क्या तुर्की और मिस्र की कोशिशें इसराइल को इस कार्रवाई से बाज रख पाएंगी? बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। इसराइल ने गज़ा की पट्टी में रफ़ा के शहर पर फ़िज़ाई हमले किए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि वो हमास के ख़िलाफ़ जारी जंग में जल्द रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करेगा, जिसके बाद ये तशवीश पैदा हो गई है कि वो फ़लस्तीनी जो गज़ा में जारी जंग से भागकर रफ़ा के शहर में पनाह के लिए गए थे, अब वो कहाँ जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि रफ़ा में ऑपरेशन के बग़ैर हमास को हराना मुमकिन नहीं होगा। मिस्र की सरहद के साथ मुत्तसिल ये शहर गज़ा के लिए अशिया ज़रूरिया पहुँचाने का एक अहम रास्ता भी है। मिस्र इब्तदा ही से ऐसे खदशात का इजहार करता आया है कि अगर फ़लस्तीनियों को गज़ा से बाहर धकेला गया तो फिर कभी वो अपनी सरजमीन पर वापस नहीं जा सकेंगे। मिस्र ने रफ़ा में कार्रवाई की मुखालफत करते हुए धमकी दी है कि वो कैंप डेविड मुआहदा मनसूख कर देगा। साथ ही ये इत्तलात भी आ रही हैं कि मिस्र ने गज़ा की सरहद के साथ एक ऐसा इलाका बनाना शुरू कर दिया है जहां रफ़ा पर हमला होने की सूरत में फ़लस्तीनियों को पनाह दी जा सकेगी। इससे पहले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने काहिरा में अपने मिस्री हम मनसब अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की है। वाइट हाउस के मुताबिक जुमेरात को सदर बाइडन ने बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और कहा कि वो काबिल एतबार मालूमात और एक काबिल अमल प्लान के बगैर रफ़ा में ज़मीनी फ़ौजी ऑपरेशन ना करें ताकि आम फ़लस्तीनियों की जानों को नुकसान ना पहुँचे। इससे पहले अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि अमेरिका एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम कर रहा है, जिस पर जुमे को इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने रद्द अमल देते हुए कहा कि इसराइल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोई यकतरफ़ा दबाव कबूल नहीं करेगा। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से लबनान में फ़ज़ाई हमलों के जवाब में अस्करियत पसंद ग्रोह हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर किए, जिससे इस लड़ाई के फैलने का खदशा मज़ीद बढ़ गया है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक अहम खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ देते चलें, जो कि है रूस से। जेल में बंद रूसी हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा अलेक्सी नवाल्नी का इंतकाल हो गया है। वो 47 साल के थे। यामालो-नेंतेस की जेल सर्विस ने जुमे को अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा कि अलेक्सी जो जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे, जुमे को चहलकदमी के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और तकरीबन फ़ौरन ही वो बेहोश हो गए। बयान में कहा गया है कि उनके लिए तिब्बी अमले को बुलाया गया था, लेकिन वो नवाल्नी की सांसें बहाल करने में नाकाम रहे। बयान में ये भी कहा गया है कि नवाल्नी की मौत की वजह का तयन किया जा रहा है। अलेक्सी नवाल्नी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नाक़िद थे और उनकी हुकूमत की मुबैना करप्शन पर खुलकर आवाज़ उठाते थे। वापस आते हैं आज के प्रोग्राम के मौजू पर, लेकिन इस पर बात करने से पहले आपको बताते हैं कि फ़लस्तीनी इलाके का शहर रफ़ा है क्या। रफ़ा जो मिस्र और फ़लस्तीनी इलाके की सरहद पर वाक़ है, गज़ा शहर से 30 किलोमीटर शमाल में है। वैसे तो इस शहर की आबादी तकरीबन 2 लाख से भी कम थी, लेकिन इसराइल हमास जंग के नतीजे में गज़ा और खान यूनिस पर इसराइली हमलों के बाद एक अंदाज़े के मुताबिक यहाँ तकरीबन 14 लाख अफराद पनाह लिए हुए हैं, जो आर्जी कैंपों में रह रहे हैं। रफ़ा शहर गज़ा की पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहद से आर पार जाने का वाहिद रास्ता भी है। फ़लस्तीनी इलाके का वाहिद एयरपोर्ट यासिर अराफात एयरपोर्ट इस शहर के शमाल में था, जिसे इसराइल ने दिसंबर 2001 में बमबारी करने के बाद बुलडोज़ करके ख़त्म कर दिया था। आलमी बरादरी के अलावा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालकी ने भी रफ़ा में मुमकिना इसराइली ज़मीनी कार्रवाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वहाँ कोई भी कार्रवाई फ़लस्तीनियों का कत्लेआम होगा। हमने रफ़ा शहर पर ज़मीनी हमले को रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन, अरब रियासतों और आलमी बरादरी में दो तरफ़ा और इज्तिमाई तौर पर काम करने के बारे में तफसील से बात की, लेकिन रफ़ा पर हमले का मतलब नया कत्लेआम होगा, जिसमें बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में मारे जाएंगे।
रफ़ा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई को रोकने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि वो ऐसा ना करे। गज़ा में जारी जंग को रुकवाने और रफ़ा में ऑपरेशन से मुतल्लिक इसराइल में क्या माहौल पाया जाता है, इस पर बात करने के लिए चलते हैं यरूशलेम, जहाँ से सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। हरिंदर, बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। नेतन्याहू ने आज फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर उनके मुताबिक कोई यकतरफ़ा फ़ैसला और दबाव कबूल ना करने का बयान दिया है। क्या नेतन्याहू का यह बयान अमेरिका के लिए था या उनके अपने लोगों और इत्तेहादियों के लिए? देखिए, गुज़िस्ता रोज़ नेतन्याहू की सदर जो बाइडन के साथ बात हुई और यहाँ पर जो बयान जारी किया गया है वज़ीर आज़म के दफ्तर से, वो काफ़ी मुख्तलिफ है उस बयान से जो कि अमेरिका में जारी किया गया। और यहाँ पर पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा है कि एक तरफ़ा दबाव जो है उसको कबूल नहीं करेंगे, लेकिन इनका यहाँ जो ऑफिशियल बयान आया है उसमें बात वही सारी पुरानी बातें जो हैं वो दोहराई गई हैं। उसमें ये कहा गया है कि सदर बाइडन जो हैं उन्होंने अपनी हिमायत का इजहार किया है, अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है, और उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स को लेकर के वहाँ पर इंसानी सतह पर जो हालात हैं उसको लेकर के बातचीत की है रफ़ा में। लेकिन जो अमेरिका में बयान जारी किया गया है उसमें एक तरह से ये देखा जा रहा है कि अमेरिकी इंतज़ामिया जो है वो काफ़ी दबाव डालने की कोशिश कर रहा है इसराइल पर। उधर से ये कहा गया है कि जब तक कोई ठोस जो है प्लान सामने नहीं रखता है इसराइल, तब तक वो इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता। और इसराइल को ये यकीन दिलाना होगा कि वहाँ पर जो आम शहरी हैं वो महफूज हैं, तभी जा कर के वो वहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई कर सकता है। तो बिल्कुल मुख्तलिफ बयान जो है दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। जहाँ तक इनके वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का जो स्टैंड है वो बिल्कुल यहाँ पर दाखिली जो सियासत है उसके मद्देनज़र जो है ये बयान दिया गया है। आप बिल्कुल सही इशारा कर रहे थे, यहाँ पर जो मखलूत हुकूमत है उसमें जो दाएं बाजू की जो तंजीमें हैं उनके तरफ से बार बार जो है धमकी दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर कार्रवाई को बंद किया जाता है और जब तक हमास को पूरी तरह से हमास का खात्मा नहीं हो जाता, उसके पहले अगर जंगबंदी होती है तो वो अपनी हिमायत जो है मखलूत हुकूमत से हटा लेंगे और सरकार जो है यहाँ पर वो गिर जाएगी। तो जाहिर है कि दाखिली सियासत का बड़ा अहम किरदार है। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स है जो नेतन्याहू इस वक्त खेल रहे हैं, तो जो आलमी दुनिया की तरफ से दीगर मुल्कों की तरफ से इसराइल पर दबाव है रफ़ा में एक ज़मीनी कार्रवाई ना करने पर, तो इसराइल ने रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन की जो तैयारी की है, क्या उसमें कोई कमी बेशी या तब्दीली देखने को मिल रही है इन बयानात के बाद? देखिए, अभी तक तो यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है वो आज काफ़ी देखा गया है कि सख्ती जो है इसराइली कार्रवाई में खान यूनुस में देखी जा रही है। वहाँ पर नासिर हॉस्पिटल जो है वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। इसराइली फ़ौज के एक तर्जुमान से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 हमास के अफराद को वहाँ पर उन्होंने गिरफ़्तार किया है, उनको रियासत में लिया है और वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे हथियार भी मिले हैं। जहाँ तक रफ़ा का सवाल है तो पहले मैं आपको ये कह दूँ कि रफ़ा का जो इलाका है वो महज़ 64 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है और वहाँ पर पहले जो यूएन की जो एजेंसी है जो कि पनाह गज़ीनों के साथ काम करती है, UNRW है, उसके एक तर्जुमान से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि 64 स्क्वायर किलोमीटर के इस इलाके में पहले 2,75,000 लोग रहते थे। अब वहाँ की आबादी जो है तकरीबन 13 लाख हो गई है। तो वहाँ पर मज़ीद जो है इज़ाफ़ा हुआ है आबादी का, और ऐसे में इस्राएली फ़ौज कह रही है कि वहाँ से लोगों को बाहर निकलने का वो मौका देगी। वो वहाँ से एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है वो जी, बनाएगी जिससे कि लोग बाहर निकल सके। जी। लेकिन लोग एक बार पहले ही डिस्प्लेस हो चुके हैं, दोबारा और जो है उनको उन्हें दोबारा डिस्प्लेस किया डिस्प्लेस जाएगा। नहीं होना तो चाहिए, हालात यही जो है दबाव बढ़ा रहे हैं। जी, जी हरिंदर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। आप बता रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है रफ़ा पर ऑपरेशन के बारे में। बातचीत को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बाइडन इंतज़ामिया किसी हद तक इसराइली क़यादत से नालां है, क्योंकि एक जानिब तो अमेरिका इसराइल की हिमायत जारी रखे हुए है, मगर वो ये चाहता है कि इसराइल अपनी फ़ौजी हिकमत अमली तब्दील करे और वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर कुछ इसका असर लगता है नहीं हो रहा। इसी मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए रियासत न्यूयॉर्क में बफलो यूनिवर्सिटी से मुंसलिक फैज़ान हक इस वक्त हमारे साथ हैं। फैज़ान, बहुत शुक्रिया। वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर कि अमेरिका एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ बढ़ रहा है और नेतन्याहू का कहना है कि वो इस सिलसिले में किसी मुल्क का यकतरफ़ा फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या बाइडन इंतज़ामिया का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का ये प्लान कामयाब हो सकेगा, ख़ास तौर पर अब जबकि वो इसी साल इलेक्शन में जा रहे हैं?
جی، اس سال تو ممکن نہیں لگ رہا۔ ان کا خیال ہے کہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ یہ صحرا اپنے سر باندھ لیتے ہیں تو گھر میں ان کی پذیرائی ہوگی اور ان کو زیادہ ووٹ مل سکیں گے۔ جس طرح نیتن یاہو جو ہے ان پہ اندرونی پریشر ہے رائٹ ونگز کا کہ اس چیز کو اور زیادہ بڑھایا جائے اور مکمل فتح جو ہے حماس کے خلاف حاصل کی جائے۔ اسی طرح پریزیڈنٹ بائیڈن کے خلاف کے اوپر دباؤ ہے یہاں کا امریکہ کا کہ امریکہ میں جو رائے عامہ ہے وہ اسرائیل کی اس مسلسل جو جنگ ہے اس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا خمیازہ بہرحال ان کو بھگتنا ہوگا پریزیڈنٹ بائیڈن کو۔ دیکھیے کس طرف یہ کروٹ لیتا ہے یہ اونٹ، لیکن ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی بات جو ہے وہ نہیں سنی جا رہی۔ فیضان، امریکہ اسرائیل پر دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے۔ پہلے امریکہ نے غرب عدن میں کچھ اسرائیلی آبادکاروں پر پابندی لگائی جو وائلنس میں ملوث ہیں۔ اب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فاسفورس کے استعمال پر تحقیقات کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ کیا پیغام دے رہا ہے امریکہ اسرائیل کو؟ دیکھیے پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو کچھ آج کل کے زمانے میں یعنی ڈیجیٹل میڈیا کے زمانے میں وہ کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ بہت سی چیزیں باہر آ رہی ہیں اور بہت سے ممالک جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ ابھی کنگ جو تھے وہاں کے جو کنگ حسین تھے وہ تشریف لائے ہوئے تھے جارڈن سے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلچل مچی ہوئی ہے، مختلف جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو پریشر ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن کے اور جو میسیجز دینے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور امریکہ ہر طرح سے اسرائیل کو میسیج دے رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہم انویسٹیگیشن کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم یہ کریں۔ جیسے جیسے یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کے لیے چوائسز جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ جو نیتن یاہو ہیں ان کے لیے وہ فیصلہ اپنے اندرونی پریشر ہی کی وجہ سے کریں گے، ان طاقتوں کی وجہ سے جو ان کو حکومت میں لے کر آئی ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اپنی حکومت سے چمٹے ہوئے ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے وہ اپنے اگلے الیکشنز کو یا جی، اپنی جیسے آپ کہہ حکومت رہے ہیں کو کہ ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ سٹیک پر ہے اور نیتن یاہو کے فیصلے اسی روشنی میں ہو رہے ہیں۔ آپ سے پہلے ہریندر مشرا بھی ایسی بات کر رہے تھے۔ اگر رفح پر حملہ ہوتا ہے اور ایسی صورت میں مصر کیمپ ڈیوڈ معاہدے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا مصر اپنی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی لائے گا؟ اور مصر اور ترکی اور قطر بھی اس تنازع کو جو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں ترکی کے صدر نے مصر کا اہم دورہ کیا۔ یہ ایک اہم دورہ اس لیے بھی تھا کہ پہلے تعلقات دونوں ملکوں کے اچھے نہیں تھے، تو مسلمان ممالک میں ترکی اسرائیل کا ایک بڑا ناقد بھی ہے۔ تو آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پیغام مل رہا ہے اسرائیل کو اب مسلم دنیا کی طرف سے؟ جی، خاص کر مسلم دنیا کی طرف سے، مگر عرب دنیا کی طرف سے خاص طور پہ، کہ اس وقت جیسے اسرائیل جو ہے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، اسی طرح مصر اور جو جارڈن یا اردن جو ہے ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے، کیونکہ مصر نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے غازہ کی سرحد کی، اور اس کی وجہ سے فلسطینی جو ہے نہ وہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو آپ نے بھی سنا، وہ جو ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ وہ 64 اسکوائر مائلز کا ایریا ہے، یعنی کہ 8 میل لمبا اور 8 میل چوڑا، یا 16 میل لمبا اور 4 میل چوڑا۔ اتنے میں اتنے سارے لوگوں کا جمع ہونا اور ان کا جو دباؤ ہے اس کو برداشت کرنا ہے، اس دباؤ نے کہیں تو نکلنا ہے، کہیں تو پھٹنا ہے، اور یہ وہ حالت ہے جس کی وجہ سے مصر کو اس میں کودنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی مصر کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مصر جو ہے وہ اس پریشر میں آ کر اپنے دروازے تھوڑے سے کھول دے، لیکن مصر کو یہ جی، معلوم ہے کہ ایک دفعہ فلسطینی نکلیں گے تو واپس نہیں جائیں گے۔ ایگزیکٹلی، اور مصر یہ کہہ بھی چکا ہے کہ اگر فلسطینی اپنے علاقوں سے نکل گئے تو پھر ان کے لیے وہاں واپس جانا ممکن نہیں ہوگا۔ اور بہت سے تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ مصر نے اپنی سرحدوں کو بند بھی اسی لیے کیا ہوا ہے کہ اگر فلسطینی اپنے علاقے چھوڑ کر مصر آ گئے تو وہ اپنے علاقوں سے محروم ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ فیضان حق، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے شو میں ہم سے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فاسفورس کے استعمال پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے جواب میں اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے جو فاسفورس بامز استعمال کیے تھے وہ انٹرنیشنل قوانین کے عین مطابق
تھے۔ اسرائیل پر حملے کے بعد غزہ پر اسرائیلی کارروائی کو 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک اطلاعات کے مطابق 28,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ خطے کی طاقتیں ایک طرف اس جنگ کو روکنے اور اسے خطے میں پھیلنے سے بچانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے اب جنوبی غزہ کے علاوہ لبنان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے نزار فرسخ سے جاننے کی کوشش کی کہ لبنان پر اسرائیلی حملوں سے علاقائی اور عالمی طاقتوں کی طرف سے جنگ پھیلنے سے روکنے کی جو کوششیں کی جا رہی تھیں انہیں کتنا دھچکا لگا ہے اور حملوں کے نتیجے میں خطے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ دراصل کافی خطرناک ہے، خاص طور پر وہ حزب اللہ کے سینئر عہدیداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ اور ایران سے زیادہ اس جنگ کا خواہش مند ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو حماس سے زیادہ حزب اللہ کی فکر ہے۔ اسرائیل کا اندازہ یہ ہے کہ اگر 15 سال سے محاصرے میں رہنے والی حماس ایسی صلاحیت حاصل کر سکتی ہے تو آپ صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس کیا ہے، اور اسی لیے اس صلاحیت کو خاص طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عمومی طور پر اسرائیلی عوام کی اکثریت لڑائی کے لیے بہت زیادہ تیار ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ So what we have seen recently, King Abdullah's visit. شاہ عبداللہ نے اپنے دورہ امریکہ میں صدر بائیڈن سے ملاقات کے بعد ان کی موجودگی میں ہونے والی میڈیا سے بات چیت میں اسرائیل پر کھل کر اور کڑی تنقید کی۔ کیا صدر بائیڈن کی رضامندی شامل ہوگی اس میں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عرب دنیا کی طرف سے ایک پیغام تھا کیونکہ جنگ شروع ہونے کے بعد کسی بھی عرب رہنما کا امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے؟ Yes, definitely. There's, I guess, some sort of role playing. ہاں، یقیناً میرے اندازے کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب ایک طرح سے اس بات پر زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام عالمی برادری نیتن یاہو کی حکومت اور اس کی کارکردگی اور اس کی ہٹ دھرمی سے ناخوش ہے۔ یہاں پر سعودی عرب کے آگے کے لیے کردار پر بھی کام کیا جا رہا ہے تاکہ جب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آئیں اور غزہ میں جنگ بندی اور غزہ سے متعلق اور فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کی شمولیت سے جو بھی فیصلے ہوں ان کے لیے فلسطینیوں میں زیادہ قبولیت ہو۔ What we have seen in last almost 36 امریکہ نے لبنان اور غزہ کے حملوں میں اسرائیلی فضائیہ کی طرف سے سفید فاسفورس کے استعمال کے امکان کی تحقیقات شروع کی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ تحقیقات شروع کرنا کوئی بڑا پیغام دینا ہے، اور پھر اس کے کیا نتائج ہوں گے اور اس سے مجموعی طور پر ان دونوں کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ Definitely, it's a very big step. واقعتاً یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہاں دو چیزیں واضح کرنے والی ہیں۔ ایک، بدقسمتی سے حقیقت میں فاسفورس کا استعمال خاص طور پر ممنوع نہیں ہے۔ آپ اسے عسکری کارروائی کو چھپانے کے لیے اسموک اسکرین کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ یہ جانتے ہوئے اسے استعمال کرتے ہیں کہ وہاں عام شہری بھی ہیں جنہیں نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اس کے استعمال کا یہی ارادہ تھا۔ خود امریکہ نے فاسفورس کا استعمال کیا ہے، اس لیے اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ تحقیقات جاری رکھیں گے، لیکن یہ اہم ہے کہ انہوں نے کھلے عام یہ کہا ہے۔ میرے خیال میں یہ امریکی انتظامیہ کا اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے تاکہ حکومت کے دیگر عہدیداران یا انتظامیہ کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ جاری رکھنا اور ہر دھرمی دکھانا در حقیقت انہیں مہنگا پڑ سکتا ہے اور اس سے انہیں سمجھوتے کے لیے راضی کیا جا سکے۔ You think it was just... تو آپ کے خیال میں یہ صرف نیتن یاہو حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے تھا؟ Yes, definitely. And others, because it's not only Netanyahu, right? Because Netanyahu is... ہاں ضرور، اور دوسروں پر بھی، کیونکہ یہ صرف نیتن یاہو ہی نہیں، کیونکہ نیتن یاہو صرف اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کے ارد گرد دوسرے لوگ ہیں جو نیتن یاہو کے رویے کو برداشت کر رہے ہیں۔ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ شدید تصادم کا حقیقی خطرہ ہے تو وہ نیتن یاہو کو ہٹانے یا نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کے لیے اقدامات کرنے کا حوصلہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے امریکہ نے نیتن یاہو کے آس پاس کے لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ Alright, so when we are seeing the regional developments, one, we are seeing some discussions going on. ترکی کے صدر طیب اردوان نے مصری صدر السیسی سے ملاقات کی ہے۔ اردوان اسرائیل پر بہت تنقید کرتے آئے ہیں۔ مصر نے بھی اس ہفتے کہا کہ اگر اسرائیل رفح پر حملہ کرتا ہے تو مصر کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہم ہیں یہ ڈیولپمنٹس خطے کے لیے؟ Again, it's unprecedented. It's pretty dramatic, let's say. یہ غیر معمولی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بہت ڈرامائی ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ مصر کو جنگ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ناکہ بندی سے بحیرہ احمر سے مال بردار بحری جہازوں کی نقل و حرکت میں کمی آئی ہے۔ میرے خیال میں نہر سویز کی تقریباً 30 سے 40% آمدنی اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یقیناً فلسطینی پناہ گزینوں کی آمد مصر کے لیے اچھی نہیں ہے، اس لیے مصر بہت پریشان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مصر نے 1982 میں
उस वक्त भी कैंप डेविड मुआहदे को बरकरार रखा जब इसराइल ने बैरूत पर कब्जा किया था, और उसने उस वक्त भी उस मुआहदे को मनसूख नहीं किया जब साबरा और शतीला का कत्लेआम हुआ। और इसके अलावा और भी ऐसे वाक़यात हुए थे जिनमें मिस्र को ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने हकीकत में कभी ऐसा नहीं किया। कैंप डेविड मुआहदा मिस्री हुकूमत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मफाद है और यकीनी तौर पर इससे पीछे नहीं हटेंगे। मगरबी किनारे में बसने वाले फ़लस्तीनियों का कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इसराइली आबादकारों की जानिब से उनके खिलाफ तशद्दुद की कार्रवाइयों में नुमायां इजाफा हुआ है, जिसका मकसद फ़लस्तीनियों को अपने घर बाहर छोड़ने पर मजबूर करना था। हालिया कुछ अरसे में अमेरिका, फ़्रांस और बरतानिया ने ग़रब उर्दन में फ़लस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर कई इसराइली आबादकारों पर ताज़ीरात आयद की हैं, मगर आबादकारों की एक तंजीम के नुमाइंदे ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है कि दर हकीकत वाक़यात में कमी आई है। इसराइल में दाएं बाजू के नज़रियात की हामी हुकूमत के ज़ेरे असर गुज़श्ता एक साल से मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों और फ़लस्तीनियों के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात में शिद्दत आई है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे OCHA के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले और इसके नतीजे में होने वाली लड़ाई के बाद से इस तरह के वाक़यात में दुगना इजाफा हुआ है। फ़लस्तीनी किसानों और चरवाहों का कहना है कि बहुत से आबादकारों को हुकूमत की तरफ से आतशी असला मौसूल हुआ है और वो कानून नाफिज करने वाली मिलिशिया के तौर पर काम कर रहे हैं। सूरत हाल खौफनाक है। ये पहले भी बुरी थी, अब बदतर हो गई है। पूरी लड़ाई में हम अपने खेतों तक नहीं जा सके। जैतून का फल अभी तक दरख्तों पर है। अगर हम दरख्तों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो आबादकार हम पर गोली चलाते हैं। सारी फसल बर्बाद हो चुकी। ये एरिया सी है जो मगरबी किनारे के 60% पर मुश्तमिल इलाका है और जिस पर इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल है। यहीं तमाम यहूदी बस्तियां तामीर हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक ये बस्तियां गैर कानूनी हैं। इसराइली हुकूमत में सख्त गिर अनासर तवील अरसे से इस इलाके को जम करने और फ़लस्तीनियों पर फ़लस्तीनियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में जाने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली इंसानी हुकूक की तंजीम बैत तस्लीम के मुताबिक 7 अक्टूबर से फ़लस्तीनियों ने एरिया सी में कम से कम 16 इलाकों को खाली कर दिया है। उनका कहना है कि वो आबादकारों की जानिब से अपने ख़ानदानों और इमलाक पर हमलों के बायस वहाँ से निकलने पर मजबूर हुए हैं। हमें आबादकारों से मसाइल होते थे, लेकिन गजा की जंग के बाद वो हम सबको कत्ल भी करना चाहते थे। यहूदी आबादकारों के नुमाइंदों का दावा है कि 2023 में फ़लस्तीनियों की जानिब से इसराइलियों के खिलाफ हमले 20 सालों में सबसे ज्यादा थे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ आबादकारों के हमलों में कमी आई है। इसराइली फ़ौज ने पुलिस रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद ग़रब उर्दन के इलाकों सामरिया और यहूदिया में अक्टूबर के महीने में यहूदियों की जानिब से तशद्दुद में तकरीबन 50% और फिर नवंबर के महीने में मज़ीद 50% कमी आई। लिहाजा जो भी ये समझता है कि 7 अक्टूबर के रद्द-ए-अमल में यहूदियों ने पुलिस का काम अपने हाथ में ले लिया है या हमले कर रहे हैं, तो अदाद-ओ-शुमार उसको साबित नहीं करते। जनूबी हेब्रोन के पहाड़ी इलाकों में आबादकारों की जानिब से हरासा किए जाने वाले फ़लस्तीनियों को मदद और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले इसराइली और बैनुल-अक़वामी रज़ाकार इस दावे की तरदीद करते हैं। आइए 7 अक्टूबर से शुरू करते हैं, जिसे हम सब किसी हद तक अफसोस से याद करते हैं। एरिया सी पर वाकई पुरतशद्दुद हमलों का सिलसिला एक इंतकामी हमले के तौर पर, लेकिन उसका मतलब ये बताना भी है कि हमें अपना मौका मिल गया है। अब हम उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एरिया सी के तकरीबन हर गांव में कम से कम एक, अगर ज़्यादा नहीं तो पुरतशद्दुद हमले हुए हैं। उनमें से बहुत से 7 अक्टूबर के दिन हुए हैं। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ आबादकारों के हमलों में इजाफे की इतलात पर तशवीश का इजहार किया है। यहाँ तक कि उन्होंने तशद्दुद के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद यहूदी आबादकारों के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करने का गैर मामूली कदम उठाया है। लिंडा ग्रैडस्टीन के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360 और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है VOA उर्दू। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।